स्वागत है आपका इस विजुअल एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसी जर्नी पे जाने वाले हैं ना, जो लिटरली हमारे और आपके दिमाग को घुमा कर रख देगी। हम बात कर रहे हैं हमारे ब्रह्मांड की, इसकी शुरुआत, इसकी अकल्पनीय विशालता और इसका वो आखिरी छोर जिसके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब कभी रात में तारों से भरे आसमान को देखकर आपके मन में ये सवाल आया है कि क्या इस ब्रह्मांड का कोई अंत है? मतलब क्या कोई ऐसी बाउंड्री है जहां जाके सब कुछ खत्म हो जाता है, या फिर क्या इंसान कभी उस किनारे तक पहुंच भी सकता है? सदियों से यही एक सवाल है जो बड़े बड़े वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर करता आया है। भाग 1, ब्रह्मांड की अकल्पनीय विशालता। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा डीप डाइव करते हैं। पर्सपेक्टिव के लिए बता दूं, हमारी पृथ्वी सिर्फ एक छोटा सा कण है और हमारा पूरा सोलर सिस्टम, वो तो अरबों आकाशगंगाओं वाले इस विशाल समंदर में पानी की एक छोटी सी बूंद के बराबर भी नहीं है। भाग 2, बिग बैंग और ब्रह्मांड की उत्पत्ति। इस विशालता को समझने के लिए ना हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा, बिल्कुल शुरुआत में, एक ऐसे टाइम में जब समय, स्पेस या मैटर किसी भी चीज का कोई वजूद ही नहीं था। अब आप इस टाइमलाइन को देखिए। शुरुआत कैसे हुई? एक ऐसे पॉइंट से जो एक इलेक्ट्रॉन से भी छोटा था। सोचिए जरा। फिर होता है बिग बैंग, एक ऐसा महाविस्फोट जिसने स्पेस और टाइम दोनों को जन्म दिया। और आपको पता है, वेब मैप सैटेलाइट का यूज करके वैज्ञानिकों ने विस्फोट के ठीक 3,80,000 साल बाद के ब्रह्मांड का एक नक्शा तैयार किया। इसी कमाल के डेटा से हमें ये समझ आया कि आज हम जिस विजिबल यूनिवर्स को देखते हैं ना, वो करीब 13.8 अरब साल पुराना है। और ये पूरी की पूरी कहानी उसी एक छोटे से बिंदु से शुरू हुई थी। भाग 3, प्रकाश से भी तेज विस्तार। अब यहां से ना कहानी थोड़ी और माइंड बेंडिंग हो जाती है, क्योंकि जन्म के साथ ही ब्रह्मांड का जो फैलाव शुरू हुआ, वो हमारे इस पूरे सफर का सबसे पेचीदा हिस्सा है। इस स्लाइड पर जो कंपैरिजन है ना, उसे ध्यान से देखिए। बाईं तरफ हमारे पास आइंस्टाइन की एक बहुत ही बेसिक लिमिट है कि स्पेस के अंदर कोई भी चीज लाइट की स्पीड यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से तेज नहीं चल सकती। लेकिन दाईं तरफ देखिए, ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लूप होल है। हमारा ब्रह्मांड खुद लाइट की स्पीड से भी तेज फैल रहा है। अब आप सोचेंगे, क्या आइंस्टाइन गलत थे? बिल्कुल नहीं। कैच यहां पर यह है कि कोई ऑब्जेक्ट स्पेस के अंदर मूव नहीं कर रहा है, बल्कि खाली स्पेस खुद ब खुद फैल रहा है। और खालीपन के फैलने पर ना कोई स्पीड लिमिट लागू नहीं होती। और ये चीज ना इस गुब्बारे वाले उदाहरण से बहुत शानदार तरीके से समझ आती है। इमेजिन करिए एक बिना फूला हुआ गुब्बारा जिस पे आपने कुछ डॉट्स बना दिए हैं। ये डॉट्स हमारी आकाशगंगाएं हैं। अब जब आप गुब्बारे में हवा भरते हैं तो वो डॉट्स एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, राइट? पर ध्यान दीजिए, डॉट्स खुद चलकर कहीं नहीं जा रहे। उनके बीच का जो रबर है वो स्ट्रेच हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह हमारा ब्रह्मांड भी काम कर रहा है। गैलेक्सीज अपनी जगह पर ही हैं, लेकिन उनके बीच का जो खाली स्पेस है वो लगातार खिंचता और फैलता जा रहा है। भाग 4, भविष्य का अंधकारमय आकाश। अब जरा सोचिए, अगर ये अकल्पनीय विस्तार ऐसे ही चलता रहा बिना रुके, तो भविष्य कैसा होगा? चलिए इसे विजुअलाइज करते हैं। आज से 150 अरब साल आगे के भविष्य में चलते हैं। 150 अरब साल, ये इतना लंबा समय है ना कि हमारा इंसानी दिमाग इसे शायद पूरी तरह से प्रोसेस भी नहीं कर सकता। इस टाइम तक आते आते रात का वो आसमान जिसे आज हम इतने सारे चमकते तारों और आकाशगंगाओं से भरा हुआ देखते हैं, वो पूरी तरह से गहरे, डरावने और अकेलेपन वाले अंधेरे में बदल चुका होगा। तो सबसे क्रूशल पॉइंट यहाँ पर यह है कि स्पेस के इतनी तेजी से फैलने के कारण लगभग 99.99% आकाशगंगाएं हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की सीमा के ही पार जा चुकी होंगी। मतलब वो हमसे इतनी दूर जा चुकी होंगी कि उनसे निकलने वाली रोशनी भी हम तक कभी, लिटरली कभी नहीं पहुंच पाएगी। ये डोनट चार्ट देखिए, ये आने वाले उस अकेलेपन को बहुत साफ तौर पर दिखाता है। आज हम आसमान में जो भी तारे देखते हैं ना, वो असल में सिर्फ वो पुरानी रोशनी है जो उन्होंने हजारों लाखों साल पहले छोड़ी थी। लेकिन फ्यूचर में वो सोर्स ही इतने दूर जा चुके होंगे कि ब्रह्मांड का 99.99% हिस्सा हमारी नजरों से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। रात का आसमान सिर्फ एक गहरा खालीपन बनकर रह जाएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि उस सुदूर भविष्य में सिर्फ और सिर्फ हमारी मिल्की वे के आसपास की करीब 36 आकाशगंगाएं ही बचेंगी। बस 36!
और वो भी इसलिए क्योंकि उन्हें लोकल ग्रेविटी ने आपस में बांध कर रखा होगा। अब इमेजिन करिए, अगर उस टाइम का कोई एस्ट्रोनॉमर आसमान में देखेगा तो उसे लगेगा कि पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ यही 36 आकाशगंगाएं हैं। उसे कभी इस बात का अंदाजा ही नहीं लगेगा कि ब्रह्मांड फैल रहा है। वो यही मानेगा कि यूनिवर्स हमेशा से इतना ही छोटा और बिल्कुल स्टेबल था। है ना एकदम अजीब और डरा देने वाली बात। भाग 5, अंतिम छोर और आयाम। तो अब इन सब चीजों को समझने के बाद हम वापस अपने मेन सवाल पर लौटते हैं। आखिर इस ब्रह्मांड का अंतिम किनारा या फिजिकल बाउंड्री है कहाँ? देखिए, हमारे ऑब्जर्वेशन की कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट लिमिट्स हैं। हम मान लेते हैं कि फ्यूचर में हमारी टेक्नोलॉजी एकदम नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाए और हम एक ऐसा स्पेसशिप बना लें जो लाइट की 99.99% स्पीड से उड़ सके। तब भी हम कभी भी ब्रह्मांड के किनारे तक नहीं पहुंच सकते। क्यों? रीजन बहुत ही सिंपल है। स्पेस खुद उस स्पेसशिप से कहीं ज्यादा तेज स्पीड से फैल रहा है। लॉजिकल है ना? आप उस चीज के आखिरी किनारे को कैसे पकड़ सकते हैं जो खुद आपसे तेज भाग रही हो? अब इस स्लाइड पर जो बात है वो सच में आपका नजरिया बदल देगी। कुछ थियोरीज ये सजेस्ट करती हैं कि ब्रह्मांड की बाउंड्री कोई ईंट पत्थर की दीवार जैसी नहीं है। इसे डायमेंशनल कन्फाइनमेंट या आयामी कैद कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो ये थियोरी कहती है कि हमारा ये 3D ब्रह्मांड असल में किसी हायर 4 डायमेंशनल रियलिटी के अंदर एक तरह से फंसा हुआ या कैद है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही 2D दुनिया के कैरेक्टर्स कभी भी स्क्रीन फाड़कर हमारे 3D कमरे में नहीं आ सकते। वो अपनी दुनिया में सीमित है, हम अपनी। एल्बर्ट आइंस्टाइन के इस कोट को देखिए। उन्होंने टाइम को ही चौथा डायमेंशन माना था, एक ऐसा डायमेंशन जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलता है, हमेशा आगे की तरफ। ये कभी रुकता नहीं है। और सच कहूं तो यही हमारी फिजिकल रियलिटी की सबसे मजबूत जेल है। हम 3 डायमेंशंस मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में तो कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन इस चौथे डायमेंशन के रूल्स को तोड़ना फिलहाल हमारे बस के बाहर है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के एंड में हम एक बहुत ही गहरे और थॉट प्रोवोकिंग सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। अगर हमारा ब्रह्मांड सच में डायमेंशंस की कैद में है और स्पेस इतनी तेजी से फैल रहा है कि फिजिकल तरीके से किनारे तक पहुंचना इम्पॉसिबल है, तो क्या इस कैद से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है? क्या हमें समय को जीतना होगा? ब्रह्मांड के असली किनारे या उसकी एकदम असली शुरुआत को देखने के लिए क्या इंसानियत को कभी टाइम ट्रैवल का सीक्रेट क्रैक करना होगा? इस सवाल का पक्का जवाब तो आज किसी के पास नहीं है, लेकिन ये सोचने का नजरिया जरूर बदल देता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।